हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके वेरिएबल्स के पास, जैसे इस केस में x वेरिएबल है, जिनके वेरिएबल्स के पास हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, x के पावर 2 है और ये मैक्सिमम पावर है। वैसे ही यहाँ पर 4s है, s वेरिएबल है और इसका पावर 2 है। तो ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं और हमें इनके जीरोस को फाइंड करना है और फिर उन जीरोस के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड करना सीखेंगे और फिर हम सीखेंगे कि रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 2-3 क्वेश्चंस देख लें, तब जाके आपको क्लियरिटी आने लगेगी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे अगर ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें एक x वाला टर्म होगा। यही वो मिडिल टर्म होता है जिसे हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब किसी चीज को 2 हिस्से में तोड़ देना। तो हम इस केस में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के केस में 2x को स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। अब मान लेते हैं कि हमने इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया, p एंड q। इसको बस हमने समझने के लिए एज्यूम करा है। तो क्या हम कैसे भी तोड़ सकते हैं इसको? नहीं, हमें इस 2x को इस तरीके से तोड़ना है कि जब उन दोनों नंबर्स को जोड़ें तब -2 आ जाए, मतलब x का कोफिशिएंट जो हो वो नंबर आ जाए। जैसे इस केस में अगर p और q हमारे वो 2 नंबर्स होते हैं तो p और q को जोड़ने पर -2 आना चाहिए था। और जब उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब इस कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है x स्क्वायर के साथ में तो 1 होगा। x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है। सिमिलरली x का कोफिशिएंट का मतलब होगा कि x के साथ में कौन सा नंबर है। तो वो जो 2 नंबर जिसमें हमें स्प्लिट करना है -2x को, उन दोनों का प्रोडक्ट -8 और x स्क्वायर के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में p इंटू क्यू -8 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर कुछ नहीं होता है तो 1 हम मानते हैं, तो -8 के बराबर होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर -2 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए। अब हम उस नंबर को ढूंढेंगे कैसे? तो आप मेरी बात को ध्यान से गांठ बांध के रख लो कि वो जो 2 नंबर्स होते हैं हमेशा इस प्रोडक्ट वाले नंबर, मतलब जो इन दोनों के प्रोडक्ट्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो प्रोडक्ट आपको आता है, जैसे इस केस में -8, उसी नंबर के अंदर वो दोनों नंबर्स छुपे होते हैं जो हमें चाहिए। अब कैसे, वो देखते हैं। तो देखो, -8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 इंटू 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। और अगर -4 प्लस 2 करते हैं तो क्या वो -2 नहीं हो जाएगा? -4 + 2 = -2। तो हमें वो 2 नंबर्स यहाँ पर मिल गए, जिसका मतलब है कि -2x को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। पहला -4x और दूसरा +2x। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस को जब हम करेंगे, 2-3 और क्वेश्चंस जब हम करेंगे, तब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो क्या हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, x² -4x +2x -8? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई -4x + 2x वापस -2x हो जाएगा, तो सेम जगह पर जा सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इतनी चीज़ों को समझ चुके हो तो हमारे इस क्वेश्चन का मेन पार्ट जो था वो हमने कर लिया है। अब जो भी है सब इजी पार्ट है। अब हम इन सब में से ग्रुप बना लेंगे अपने दिमाग में कि हाँ भाई, हमने इसको एक ग्रुप मान लिया और इसको एक ग्रुप मान लिया। ठीक है, इतना कर लेंगे कि हाँ भाई, इन दोनों को हम एक ग्रुप मान रहे हैं और इन दोनों को एक ग्रुप मान रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि उस ग्रुप में जो नंबर्स हैं, जैसे इस ग्रुप में x² और 4x, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x है। इसका मतलब एक x इसमें कॉमन है, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे कॉमन। और उसके बाद जब ये x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या? इसमें से जैसे अगर एक x चला गया तो बच गया एक x, माइनस एज इट इज आ जाएगा। और इसमें 4x में से अगर एक x चला गया तो बच गया 4।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस ग्रुप में से कॉमन निकाल लिया। सेम काम हम इसमें भी करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस वाले ग्रुप में क्या कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 कॉमन है। देखो यहाँ पर तो 2 क्लियरली हमें दिख रहा है, और 8 जो होता है वो 4 × 2 होता है, इसका मतलब उसमें भी एक 2 छुपा हुआ है। तो हम इन दोनों नंबर्स में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तब हमारे पास बच क्या जाएगा, अगर यहाँ से 2 निकल गया तो x बच जाएगा यहाँ पर, और माइनस एज इट इज, और 2 4 जा 8 होता है, तो 2 अगर निकल गया तो बचा क्या, 4। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे हो तो 2 पार्ट्स हो चुके हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और दोनों पार्ट में एक चीज कॉमन है, ये x - 4 दोनों ही पार्ट्स में अवेलेबल है। तो हम इन दोनों में से x - 4 को कॉमन ले लेंगे। तो जब दोनों में से x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, जैसे इसमें से हमने x - 4 ले लिया तो बचा क्या, x बचा, और यहाँ प्लस है तो प्लस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से x - 4 ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। अब हम इसे 0 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, जब हम इसे 0 से कंपेयर करेंगे तब x - 4 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और x + 2 जो होगा वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर इस सिचुएशन में देखो ये दोनों टर्म्स जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो अगर हम x + 2 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो उस साइड जाके वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से देखो x - 4 और x + 2 मल्टीप्लाई में है, तो x + 2 को अगर हम RHS में भेजते हैं तो वो 0/x + 2 हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही होगा। ठीक है, तो x - 4 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम तरीके से हम चाहें तो x - 4 को भी RHS में भेज सकते हैं, तब उस केस में x + 2 जो होगा वो 0/x - 4 हो जाएगा, और उस केस में फिर वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है ना कि x + 2 भी 0 के बराबर हो सकता है और x - 4 भी 0 के बराबर हो सकता है। तो हम उसको ऐसे ही साथ में दोनों कर लेकर चलेंगे। ये सारी चीज़ें बस आपको मैंने समझाने के लिए बताई हैं, इसे हमें अपने आंसर शीट में नोट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, ये ऊपर वाली जितनी चीज़ें थी जो हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग धीरे धीरे आप खुद से दिमाग में ही करने लग जाओगे। अब यहाँ से हमारा काम बहुत आसान है, यहाँ से हमें बस x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो -4 है इस साइड, उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई +4, और इधर +2 है, RHS में भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -2। मतलब हमारे पास 2 जीरोज हैं, एक +4 और एक -2। अब हम जीरोज को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। तो हमने यहाँ पर जीरोज निकाल लिया। जीरोज को ही अल्फा और बीटा कहा जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज, लेकिन उससे पहले आप ये जान जाओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा। जैसे अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल को भी देख रहे हैं तो देखो इसमें x² है, यहाँ पर भी x² है, और ये a क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है। वैसे ही यहाँ पर देखो bx है, तो x तो है यहाँ पर, और b की जगह पर क्या है, -2, और यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो देखो c की जगह पर -8 है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में ही मिलता है, मतलब ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो बराबर होता है -b/a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो बराबर होता है c/a के। हमने देख रखा है कि b, a और c क्या होता है। b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b का मतलब क्या है, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा सी बाई ए के बराबर। सी बाई ए क्या होता है? तो सी जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या होता है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बस ये वेरीफाई करना होता है कि क्या जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब हमारे पास जीरोस क्या है, ये दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इनका सम क्या माइनस बी बाई ए के बराबर है और क्या इनका प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर है। बस हमें यही वेरीफाई करना होता है। इस चीज को मैंने बस समझाने के लिए बताया है, तो इसे आप दिमाग में बैठाकर रख लें। अब हम इस केस में जरा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? तो सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? तो देखो 4 प्लस माइनस 2, दोनों जीरोस का सम तो यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, ये 2 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। तो सम ऑफ जीरोस जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और यहां पर हम वैल्यूज को, इनकी वैल्यूज को जरा पुट करते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस, ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो होता है जो एक्स के साथ वाला नंबर होता है। तो एक्स के साथ में कौन सा नंबर है? एक्स के साथ में -2 है। अगर किसी नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -2। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहां पर आप देखो, ये तो 2/1 है, सम ऑफ जीरोस तो 2/1 हमने निकाल ही रखा है, और यहाँ माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2/1 हो जाएगा। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है? तो हम सभी को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 4 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, और यहाँ प्लस है और माइनस है, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 -8। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -8, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ वैल्यूज पुट करो, तो सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करनी है कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म ये होता है c। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पर है -8, और उसके बाद में नीचे हमें पुट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है, तो हम नीचे 1 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर भी -8/1 और -8/1 बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लिया। मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे इस सवाल को, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ समझाया इस तरीके से तो आप एग्जाम में लिखोगे नहीं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि हमने करा क्या है। लेकिन आप एग्जाम में आप इस तरीके से लिख सकते हो, जिसमें आप सबसे पहले ये बताओगे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, px क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है वो ये है x² - 2x - 8। उसके बाद हम दिखाएंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर है, और उसके बाद हम देखो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल को x² - 2x - 8 को 0 के बराबर दिखा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग कर लिया, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं मैंने सिखाई दिया है। उसके बाद देखो हमने अब मन में ही ग्रुप मान लिया कि ठीक है ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें से कॉमन निकाल लिया कि हाँ इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर x - 4 बच जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो x - 4 बच जाएगा। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में दोनों में x - 4 कॉमन है, तो हमने फिर से x - 4 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया? इसमें से x बच गया, इसमें से 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को कंपेयर कर दिया 0 से। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। जब कंपेयर करा तो आपको दोनों जीरोस मिल गए, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू 4 आई, बीटा की वैल्यू -2 आई। उसके बाद हमने सम ऑफ जीरोस कर दिया,
सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है सम कर देना, और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज इस जगह पर पुट करके चेक कर ली कि हाँ भाई सम ऑफ जीरोस जो है वो सही आ रहा है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लिया सेम तरीके से। ये जो फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर सी बाई ए, इसको आप अपने दिमाग में बैठा के रख लेना क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ बहुत से बच्चे s को देखकर घबरा जाएंगे। इसे देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a b c d या फिर x या फिर s कुछ भी रहे, कोई भी वेरिएबल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सब प्रोसेस सेम ही रहता है, बस वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो हम सभी को मालूम है कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसका मतलब हम इस वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो हम -4s वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। और कैसे स्प्लिट करेंगे कि जब उन दोनों नंबर्स को जोड़ें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? -4, जो इसका कोफिशिएंट है वो आना चाहिए, ठीक है। और जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तब क्या आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। 4 × 1 कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब मैंने बताया कि वो दोनों नंबर्स इनके प्रोडक्ट में ही छुपा होता है, जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब ये वाला नंबर, उसमें ही वो दो नंबर्स छुपे होते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 × 2 4 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 2 + 2 -4 होगा? बिल्कुल नहीं। 2 + 2 -4 थोड़ी होगा, 2 + 2 तो 4 होगा। तो हम इसको अब कैसे टैकल करते हैं? क्या हम यहाँ पर दोनों जगहों पर माइनस साइन लगा सकते हैं? आप मुझे बताओ, क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि -2 × -2 तो 4 ही होता है ना। देखो 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो -2 × -2 तो +4 हो ही जाएगा। और अगर हम -2 + -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -2 क्या होता है? -4 होता है। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 4 मिल जा रहा है, और जब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तब -4 मिल जा रहा है। तो हमें दो नंबर्स मिल गए। वो दोनों क्या है? -2s एंड -2s। अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1, क्योंकि -2s -4s हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रुप बना लेंगे अपने दिमाग में कि हाँ जी ये एक ग्रुप है और ये वाला एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप में क्या कॉमन आएगा? सबसे पहले ये देखो कि इसमें 4 है, 2 × 2 = 4 होता है, और इसमें भी एक 2 है, तो इसका मतलब है कि दोनों में एक 2 तो कॉमन है भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पर एक s है और यहाँ पर s स्क्वायर है, मतलब दोनों में एक s भी कॉमन है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या? देखो 2s हमने कॉमन ले लिया, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2s हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 2 चला गया, ठीक है। 2 × 2 = 4 होता है, तो एक 2 चला गया तो बचा 2, ठीक है। उसके बाद s स्क्वायर में से s चला गया तो बचा s। यहाँ पर 2s कॉमन आ गया तो 2s पूरा ही बाहर निकल गया, तो बचा क्या? कुछ नहीं, 1 बचा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस केस में क्या कॉमन है। तो इसमें एक 2s है और एक 1 है, तो अब आप कहोगे कि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इसमें 1 कॉमन है। देखो 2s में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ऑलरेडी उसके पास 1 मौजूद है, और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब है कि हम एक 1 को कॉमन ले सकते हैं। अब जब +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? अगर हम -2s में से 1 कॉमन लेंगे तो उस पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो सेम रह जाएगा। और +1 में से 1 कॉमन लेंगे तब भी 1 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 × 1 होता है ना, तो कितने भी 1 आप कॉमन ले लो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखते हैं कि भाई इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2s - 1 है और यहाँ पर -2s + 1 है, दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो अगर जब तक दोनों कॉमन नहीं होंगे तब तक हम उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस साइन को इंटरचेंज करना होगा। अब साइन को इंटरचेंज खुद की मर्जी से तो कर नहीं सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस दोनों नंबर्स में से एक माइनस को भी कॉमन ले लेंगे।
अब वो कैसे, जरा सा देखो, इसके पास एक माइनस ऑलरेडी है और एक प्लस जो होता है वो दो माइनस से मिल के बना होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस के बराबर होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो एक प्लस के पास दो माइनस हमेशा होते हैं, इसका मतलब है कि इस +1 के पास दो माइनस है और -2s के पास एक माइनस है, तो दोनों में से एक माइनस हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 2s इंटू 2s माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब जब देखो यहाँ से माइनस चला गया मान लो, तो इसके पास बचा क्या, कुछ नहीं, प्लस बचा, तो ये हो जाएगा 2s, और यहाँ से एक माइनस चला गया, ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास दूसरा माइनस तो वैसे ही बच गया ना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस बच जाएगा, माइनस और 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में से हम 2s माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2s माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया। अब जब 2s माइनस 1 को हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से 2s माइनस 1 चला गया तो क्या बच गया, 2s बच गया, और यहाँ से 2s माइनस 1 चला गया तो क्या बच गया, -1 बच गया। अब हम इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे, जब 0 से कंपेयर करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, तो 2s इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर चला जाएगा, और s इज इक्वल टू, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 2 RHS में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब है कि हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल ली। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, वो भी हो गई 1/2। तो अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ को। तो क्या आपको याद है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, मैं कोफिशिएंट को शॉर्टकट में लिखता हूं ताकि टाइम बचे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। अब जरा हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, ये दो जीरोस हमारे पास आए हुए हैं तो हम इसका सम करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस, माइनस जो फॉर्मूले का है वो हम पहले लिख देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर एक्चुअली हम s लिखेंगे क्योंकि अगर हमारे पास वेरिएबल s है तो हम s और s स्क्वायर के टर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, वो नंबर जो s के साथ में हो, तो s के साथ में क्या है, -4, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के साथ में क्या है, तो वो है 4। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही हो जाएगा नीचे, और 1 + 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 1/2 प्लस 1/2 इज 2/2। उसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा +4/+4। तो ये हो जाएगा आपका, जब कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और ये भी जब कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों बराबर आ गए, तो हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म ये वाला टर्म है, अब ये है क्या 1, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, सॉरी यहाँ पर हम s स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4, और यहाँ पर भी 1/4 आ चुका है। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लिया। अब इस सवाल को अगर हम एग्जाम में लिखना है तो हम इस तरीके से उसे एग्जाम में लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे और उसके नीचे फिर ये पार्ट लिखेंगे, समझ गए। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड
थर्ड पार्ट में आपको क्या कुछ गड़बड़ दिख रहा है? थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। अब रीअरेंज कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 6x² और यहाँ पर देखो -3 -7x है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं -7x -3, जिसकी जो प्लेस है उसको हमने उसको वापस कर दी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। मतलब x वाला टर्म हमेशा बीच में आएगा और कांस्टेंट वाला टर्म एंड में आएगा। तो हमने उसको अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब -7x को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? कि उन दोनों नंबर्स का जो सम हो वो -7 के बराबर हो, मतलब ये वाले टर्म x के साथ जो नंबर है उसके बराबर हो, और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो वो कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के बराबर हो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6 × -3 इज -18। ठीक है, मतलब उन दोनों का सम जो होना चाहिए वो -7 के बराबर होना चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट -18 के बराबर होना चाहिए। और मैंने आपको ये बता रखा है कि जो वो दो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इस प्रोडक्ट के अंदर ही छुपे होते हैं। अब देखो, -18 को लिखने के लिए तो हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं -6 × 3। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं -9 × 2। ठीक है, लेकिन हमें वैसे दो नंबर्स को चूज करना है कि जिनको ऐड करने पर -7 आए। तो क्या अगर हम -6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 तो आ जाएगा, -18। लेकिन क्या अगर -6 और 3 को ऐड करेंगे तो वो -7 आएगा? नहीं, वो तो -3 आएगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को कंसिडर करेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है वो -18 आ रहा है और इनको ऐड करने पर -7 आ रहा है। अब बहुत से बच्चे ये भी सोचेंगे कि -18 को तो हम लोग -2 × 9 भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तब हमें 7 मिलेगा, ना कि -7। लेकिन हमें चाहिए क्या? -7। तो अगर हमें प्लस करके 7 चाहिए होता तो हम इस तरीके से करते, लेकिन अभी हमें -7 चाहिए तो हम इस तरीके से करेंगे। तो हमें दो नंबर्स अपने मिल गए। पहला नंबर हो गया जी -9x और दूसरा नंबर हो गया। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं 6x² -9x प्लस 2x -3। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस तो बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग इनमें ग्रुप बनाते हैं और देखते हैं कि उन ग्रुप्स में कॉमन क्या है। तो सबसे पहला हम लोग एक ये ग्रुप मान लेते हैं और एक ये ग्रुप मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रुप में क्या कॉमन है? इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो 6 है, 3 × 2, और ये क्या है? 9 है, 3 × 3। मतलब दोनों के पास एक 3 तो कॉमन है भाई। ठीक है, तो एक 3 कॉमन हो गया। उसके बाद दोनों के पास भी x है, इसके पास एक x है और इसके पास 2x है, मतलब एक x दोनों के पास है, तो कॉमन हो गया 3x। अब हमारे पास बचा क्या? देखो यहाँ पर 3 निकल गया तो 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 बच गया। एक x निकल गया तो एक x तो बच गया ना भाई। उसके बाद माइनस का माइनस यहाँ एज इट इज आ जाएगा। और फिर इसमें से देखो 9x में से 3 निकल गया तो 3 × 3 = 9 होता है, तो 3 बच जाएगा। और एक x चला गया तो फिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचेगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप को अगर आप देखते हो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि देखो इसके पास 2x है और इसके पास 3 है, तो 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और x इसके पास है, इसके पास x नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो +1 तो सबका भगवान है ना भाई, 1 तो किसी भी नंबर के पास होता है ना, तो हम दोनों में से +1 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम +1 को कॉमन लेते हैं तो नंबर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी नंबर है वो एज इट इज हमारे पास बच जाएगा। अब देखो हमारे पास इस टर्म में भी 2x - 3 है और इस वाले टर्म में भी 2x - 3 है, तो हम दोनों में से 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे। जब 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? इसमें से 2x - 3 चला गया तो बचा क्या? 3x, और इसमें से 2x - 3 चला गया तो बचा क्या? +1। अब हम क्या करते हैं? इसे 0 से कंपेयर करते हैं और फिर
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 है इधर, RHS में जाएगा तो वो प्लस 3 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/2। सिमिलरली यहाँ पर 3x प्लस 1 है तो इधर यहाँ पर प्लस 1 है, RHS जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब है हमें अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब हम रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेंगे तो 3/2 प्लस -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस एक फॉर्मूले का ही है तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ x को पुट करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x है -7, x के साथ में क्या है -7, तो -7 को यहाँ पर लिख देंगे। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को पुट करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/2 और यहाँ बीच में हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7/6। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग LCM लेंगे, तो 3 2 जा 6, LCM क्या हो जाएगा 6 और उसके बाद में 2 से 3 बार में जाता है तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 2 जा 6 होता है, तो 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6 होना चाहिए। उसके बाद में देखो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में क्या है 6, दैट इज इक्वल टू 7/6। तो RHS और LHS दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब है कि हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर लिया। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट यहाँ कर लेंगे, तो 3/2 इंटू -1/3 और वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को आप पुट कर लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म सबसे ऊपर हम पुट करेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये वाला टर्म, देखो -3 वाला टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -3। अगर इन नंबर्स के साथ में माइनस लगा है तो आप उसको भी कंसिडर करते हैं, जो भी साइन लगा है वो प्लस लगा है या माइनस लगा है दोनों को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ -3 था तो हम यहाँ -3 ही लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो नीचे में 6 लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ ऑलरेडी -3/6 आ रखा है। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई कर लिया। अब आप इस सवाल को अगर नोटबुक में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखाया है। इस तरीके से अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में फुल ऑन फुल नंबर्स मिलेंगे। अब फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 4u² + 8u। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है। अब इस सवाल को देखकर बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल पहले सवालों से और भी ज़्यादा ईजी है। तो अब हम इस सवाल को वैसे लिखते हुए चलेंगे जैसे हमको आंसर शीट में लिखना होता है, ताकि हमारी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहले P ऑफ U को 4u² + 8u हो जाएगा। P ऑफ U जो है वो 4u² + 8u के बराबर है। उसके बाद P ऑफ U जो है उसको हमने 0 के बराबर दिखा देना है।
जब हम इसको 0 के बराबर दिखा देंगे इसका मतलब ये है कि 4u² प्लस 8u जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब आता है मेन पार्ट। अगर हमारे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता तब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते, लेकिन चूंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तब हम यहाँ पर डायरेक्टली इन दोनों के बीच से कॉमन उठाते हैं। जैसे ये है 4u² और ये है 8u। अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ 4 2 जा 8 है, मतलब एक 4 तो भाई दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक u है और यहाँ पर u² है, मतलब एक u तो दोनों में कॉमन है भाई। उसके बाद अगर हमने 4u कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक 4 तो चला गया और इस u² में से u चला गया तो बचा क्या, u, और इसमें से u चला गया और 4 2 जा 8 होता है तो 8 में से 4 चला गया तो बचा क्या, 2, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं और डायरेक्टली इसको सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, हमेशा की तरह हमें इन दोनों को 0 से कंपेयर करना होगा। जैसे 4u जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और u+2 जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ से अगर 4 को RHS में भेजते हैं तो वो 0/4 हो जाएगा और u इज इक्वल टू कोई भी नंबर जब 0 में डिवाइड होता है तो वो 0 के बराबर ही होता है। और यहाँ पर हम RHS में भेजेंगे अगर 2 को तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो दो जीरोस हैं वो हैं 0 और -2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। हम अपने नोटबुक में भी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखेंगे और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे रिलेशंस को। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो हम सभी को पता है, अभी तक तो याद हो गया होगा भाई, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो 0 + -2, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो माइनस तो फॉर्मूला में ही है, उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो यहाँ पर u है तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u² लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u² है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे तो 4 से 8 जो है वो 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -2/1। अब देखो यहाँ पर भी -2/1 है, यहाँ पर भी -2/1 है। इसका मतलब है कि हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो अब तक हमको याद हो गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर u है तो हम यहां पर u² भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 × -2। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। अब इस साइड में RHS वाले टर्म्स को तुम पुट करो। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, तो आप ऊपर पुट कर सकते हो 0। और उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ u² है 4, तो नीचे पुट कर सकते हो 4। और जब कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो दोनों तरफ हमें 0 मिल गए। इसका मतलब है कि हमने फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया। आप एग्जाम में भी अपने आंसर शीट पे स्क्रीन पर लिखी हुई बातें ही मेंशन करेंगे, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेगा। लेट्स गेट ऑन टू द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 5th पार्ट में हमें दे रखा है t² - 15। मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कि इस t के जगह पर a b c d z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपने ये पकड़ लिया होगा कि यहाँ पर t वाला टर्म मिसिंग है। जैसे हर एक इक्वेशन में x² और x 2 टर्म्स होते थे, तो यहाँ पर t² और एक t वाला टर्म होना चाहिए जो कि मिसिंग है।
अगर वो टर्म नहीं दिया हुआ है किसी सवाल में तो उसको हम लोग बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप कर लेंगे कि P ऑफ T क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल के बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 के, और P ऑफ T को हम 0 के बराबर दिखा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस 15 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये तो बेसिक काम है जो हम हर एक पॉलिनोमियल में करते हैं। उसके बाद आप जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 तो 15 के बराबर ही ना होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म जैसा लगा। यहाँ पर ए जो है वो टी के बराबर है और बी जो है वो रूट अंडर 15 के बराबर है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जिन बच्चों को भी ये फॉर्मूला याद नहीं है प्लीज याद कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। तो टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 स्क्वायर को लिख सकते हैं टी माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब हम इस t माइनस रूट अंडर 15 को 0 के बराबर लिख सकते हैं और t प्लस रूट अंडर 15 को भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर साइड RHS साइड जाएगा तो प्लस रूट अंडर 15 हो जाएगा, और यहां पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। क्लियर? तो हमें दोनों जीरोस मिल गए, तो हम यहां लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15। अब आओ जरा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लें। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अभी तक तो हमारे दिमाग में बैठ चुका है भाई। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहाँ पर t वेरिएबल है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर के बराबर होगा। अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15, और वो किसके बराबर, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट 15 में से रूट 15 0। अब यहाँ जरा वैल्यू पुट करो। सबसे पहले तो माइनस फॉर्मूले का वहां रख देंगे, उसके बाद देखो कोफिशिएंट ऑफ t क्या होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ t वाला टर्म तो है ही नहीं, तो हम कोफिशिएंट ऑफ t कैसे बताएं। अब जरा आप ध्यान से सोचो कि क्या t कभी गायब हो सकता है। हाँ, t तभी गायब होगा जब उसके साथ का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ t जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तभी ना 0 इंटू 2 0 हो जाएगा और वो इक्वेशन से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ t है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -0। और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर क्या है, तो वो है 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। 0 में अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोस को हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर t है तो अगेन हम यहाँ पर t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15 तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाता है।
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब इनकी RHS में जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -15, तो यहाँ पर -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी -15/1 हो गया और यहाँ पर भी -15/1 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लिया है। अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जिसमें दे रखा है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक काम करेंगे कि हम सबसे पहले p ऑफ x को लिख देंगे कि वो है 3x² - x - 4, और p ऑफ x को 0 के बराबर लिख देंगे। तो 3x² - x - 4 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। मिडिल टर्म ये वाला है, मतलब हमें -x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम उन दोनों नंबर्स को जोड़ें तो x का कोफिशिएंट मतलब कि -1 आए, और जब उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के बराबर आए, मतलब -4 × 3 इज -12। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी बता रखा है कि जो दो नंबर स्प्लिट करने के बाद आएंगे वो इस प्रोडक्ट वाले नंबर के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। तब हम यहाँ पर -12 को अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं और उसके बाद इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। जैसे हम -12 को लिख सकते हैं -6 × 2, ठीक है, -12 × 1, -4 × 3, ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। लेकिन हमें इनमें ये देखना है कि चलो मल्टीप्लाई करने के बाद तो -12 आ जाएगा, लेकिन प्लस करने के बाद में -1 भी तो आना चाहिए। तो अगर हम -6 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसको तो हम हटा देंगे। उसके बाद -12 × 1, तो -12 + 1 क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि -4 + 3 जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो हमें जो दो नंबर्स चाहिए वो है -4x + 3x। तो हमें वो दो नंबर्स मिल गए, -4x + 3x। तो हम यहाँ पर स्प्लिट करके अब लिख देंगे। स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप ग्रुपिंग करते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, और दोनों ग्रुप में कॉमन निकालते हैं। तो दोनों ग्रुप में क्या, इसमें देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है भाई x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन निकाल लेंगे x तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से एक x चला गया तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ से एक x चला गया तो -4। ठीक है, अब 3x - 4 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कॉमन है, तो +1 कॉमन ले लिया। +1 कॉमन लेते हैं तो जो नंबर होता है वो एज इट इज़ अंदर आ जाता है। ठीक है, और वो नंबर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो 3x - 4 है, यहाँ पर भी 3x - 4 है, तो दोनों में से हम 3x - 4 को कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकाल लेंगे तब हमारे पास यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा +1, और वो 0 के बराबर है। अब हम 3x - 4 को 0 के बराबर लिख सकते हैं और x + 1 को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x = ये RHS में जाएगा तो 4 हो जाएगा, और x = 4, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर x = -1 हो जाएगा क्योंकि इधर +1 है, RHS में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा = 4/3 मिल गया एंड बीटा = -1 मिल गया। अब हम रिलेशंस को वेरीफाई कर लेंगे। तो हमने अभी तक ये याद कर लिया है कि सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। तब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, तो 4/3 + -1, ठीक है, तो प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाता है, ये हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस जो फॉर्मूले में है वो तो उतार देंगे। उसके बाद में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में क्या लगा हुआ है, तो एक्स के साथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और साइन उसके साथ में ही आता है तो यहाँ पर हो जाएगा -1। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 बराबर हैं तो ऊपर का 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज़ आएगा, और 1 3 जा 3 होता है तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपको डाउट होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो +1/3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और ये यहाँ पर नीचे 3 है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू -1। अब -1 से 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हम लोग पुट कर देंगे। तो RHS LHS यहाँ पर भी बराबर हो गए, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, हमें इनका इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, पहला एनसीईआरटी वाला तरीका और दूसरा एक इजी तरीका। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाला तरीका सीखेंगे और फिर अपना इजी मेथड सीखेंगे। अब हम सभी लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, और सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। इतनी बातें हम पहले से जानते हैं। अब अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि -b/a इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। देखो a की वैल्यू हो गई 4, और -b की वैल्यू हो गई 1। देखो -b जो है वो 1 के बराबर है और a जो है वो 4 के बराबर है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई और -b की वैल्यू मिल गई। हम इससे b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जब माइनस उस साइड जाएगा तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब सेम तरीके से अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि c/a इज इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें ऊपर पता चला कि a इज इक्वल टू 4 है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जबकि a इज इक्वल टू 4 आना चाहिए था। तब हम इस 1 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम अगर आगे लेकर जाएंगे तो c/a किसके बराबर हो जाएगा, c/a हो जाएगा -4/4। a की वैल्यू देखो बराबर हो गया, यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 आ रहा है और ऊपर में भी a की वैल्यू 4 ही आ रहा था। हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल गई, c इज इक्वल टू -4। अब हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है, और हमें यह भी पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो क्या हम इन a, b और c की वैल्यूज को इस जनरल फॉर्मूला में पुट करके उस पॉलिनोमियल का पता नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने पॉलिनोमियल को px मान लेंगे। हमने मान लिया कि भाई हमारा पॉलिनोमियल जो है वो px है, ठीक है। और अब हम इसमें इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है 4, तो ये हो जाएगा 4x², उसके बाद में प्लस b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है -1x प्लस c की जगह पर क्या है, c की जगह पर है -4।
ठीक है। अब p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x², यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और ये 4। तो हमें हमारा पॉलिनॉमियल यहाँ पर मिल गया है। वैसे तो ये वाला मेथड भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इससे भी आसान मेथड ढूंढ रहे हो तो डोंट वरी। दूसरे मेथड को इस्तेमाल करने से पहले आप सभी लोग एक चीज याद कर लें कि कोई भी पॉलिनॉमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसी भी पॉलिनॉमियल को अगर हम देखते हैं तो वो इसी फॉर्म में होता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं। और हम सभी लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1, तो यहाँ -1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे, तो हमारे पास p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, फिर x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ से p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा x² माइनस 1/4x, और यहाँ से प्लस माइनस -1। अब आप कहोगे हमारा आंसर तो कुछ और आ रहा है, तो रुक जाओ, अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं। अब हम यहाँ p ऑफ x को 0 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो x² माइनस 1/4x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर नहीं है इन दोनों के पास, तो डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हम इन तीनों का फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो हमने तीसरी चौथी पांचवी में सीख रखा है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 4 1 का एलसीएम 4 होता है। उसके बाद ये 1 से 4 जो है 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 जा 4x² माइनस 4 से 4 जो है वो 1 टाइम में डिवाइड होगा, तो 1 1 जा 1 इंटू x। ठीक है, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं -x, और यहाँ पर देखो 1 से 4 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब जरा आप इस 4 को RHS में भेजो। ठीक है, तो जब RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, और कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये px है, तो हमें यहाँ से px की वैल्यू मिल गई कि भाई px इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4। अब हम इसी मेथड से बाकी सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और उनके पॉलिनॉमियल्स को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2, तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 1/3, तो यहाँ पर हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। अब हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिनॉमियल जो होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब हम इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाली वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा जो पॉलिनॉमियल हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, तो √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/3। अब हम क्या करते हैं, अब हम p ऑफ x को 0 से कंपेयर कर देते हैं, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स में कुछ भी नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब देखो 1 से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 3 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू √2x प्लस
3 से 3 1 टाइम में जाएगा तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इस 3 को RHS में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, RHS में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से अपना p ऑफ x मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, और वो क्या है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 0, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √5। अब हम इन दोनों की वैल्यूज को इस जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें p ऑफ x क्या मिल जाएगा, p ऑफ x मिल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 है तो 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे √5। तो हमारा p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा x² माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस √5। तो हम लोग p ऑफ x को लिख सकते हैं x² प्लस √5। इस केस में सबका डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए हमको p ऑफ x को 0 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, जहां हमें दे रखा है कि सम ऑफ 0 1 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और हमारे पास यहाँ पर अपना जनरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के फॉर्म में होता है। इसको याद करके रख लो आप सभी लोग। अब जरा वैल्यूज को पुट करते हैं तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स जो होता है वो x ही होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं x। ठीक है, 1 इंटू एक्स होता है तो डायरेक्ट x लिख दो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। अब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, तो हमारा जो px है वो यही है। कितना इजी था ना। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4, और हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा x² माइनस -1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। अब p ऑफ x को हम लिख सकते हैं x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ पर देखो नीचे अगर डिनोमिनेटर्स हैं तो हम p ऑफ x को क्या करेंगे 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम इस डिनोमिनेटर को हटा सकें। ठीक है, तो अगर हमारा p ऑफ x 0 के बराबर है तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो 1 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। देख लो यहाँ पे 1, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये 4 टाइम्स में 1 और 1 कट जाएगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। अब अगर एलसीएम 4 है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से 4 टाइम में जाएगा तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x², और ये 4 से 4 जो है 1 टाइम में कटेगा तो इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऊपर 1 इंटू 1 1 ही होगा, और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये x है। उसके बाद में 4 से 4 1 टाइम में, और 1 1 जा 1, और वो 0 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 को RHS में भेजेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में ये क्या है, यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं
कि p ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1। अब है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जहां पर हमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 4 के बराबर है, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1। और अभी तक हम लोगों को ये याद हो चुका है कि कोई भी पॉलिनोमियल px किस फॉर्म का होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के बराबर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 4 है, तो 4x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या है 1 है। अब देखो यहाँ पर नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें जीरो से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल यहीं पर हमें मिल चुका है। आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ एनसीईआरटी मेथड को यूज़ करके मैंने प्रॉपर इस सवाल को बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी, तो एक बार उसको भी चेक कर लेना ताकि जिन लोगों को एनसीईआरटी मेथड से बनाना है वो लोग वहाँ पर देख सकते हैं।